हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीहू अकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यापति की पदावली की। तो ये आपकी तीसरी बुक है फर्स्ट पेपर की। तो इसमें आपका रूप वर्णन लगा हुआ है। तो ये विद्यापति की जो पदावली है उसमें एक खंड है रूप वर्णन, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। लेखक है इसके विद्यापति। आपके सिलेबस में जो लगा हुई बुक है उसके संपादक हैं शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। तो संपादक का नाम आपको याद करना है, क्योंकि जब आप अर्थ लिखेंगे इन पदों का तो उस समय पे आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको संपादक का नाम भी लिखना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 3 पद देखेंगे, 1 से लेके 3 तक के, ठीक है। 3-3 करके हम पद देखेंगे। 15 पद आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, ठीक है। तो रूप वर्णन के जो पद हैं 15 पद हैं, यही आपके सिलेबस में है, ठीक है। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा इससे पहले भी मैंने 2 बुक कंप्लीट करवा दी हैं, एक संदेश शासक और एक कैमास्वत, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पद देखिए। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के विही आने मिला ओल, खिति तल लाबनी सार, अंगहि अंग अनंग मुछायत, हेगय पड़त अधीर, मनमथ कोटि मंथन करूं, जेजन से हेरी महिमधिगीर, कथकत लखिमी चरण तल, ने ओछय गंगिनी हेरी विभोरी, करु अभिलेख मनहि पद, पंकज अहोनिसी कोर अगोरी। इसमें देखिए संदर्भ देखते हैं अब इसके बाद। संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद विद्यापति की पदावली के रूप वर्णन खंड से लिया गया है। इसके रचनाकार मैथिली कोकिल विद्यापति हैं। अगर आप चाहें तो आप ये मैथिली कोकिल को कट कर सकते हैं, आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं कि यह पद विद्यापति की पदावली के रूप वर्णन खंड से लिया गया है और इसके रचनाकार विद्यापति हैं तथा इसके संपादक डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हैं, ठीक है। इस तरह से आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं। बाकी ये इनका क्योंकि इन्हें एक तरह से उपाधि दी गई है विद्यापति को मैथिली कोकिल की, तो वो हमने आगे लिख दिया है, ठीक है। प्रसंग देखिए। विद्यापति ने इस पद में राधा के रूप रंग का सुंदर चित्रण किया है। कवि ने राधा की सुंदरता का वर्णन करते हुए ये दिखाया है कि उनकी सुंदरता के सामने कामदेव और कृष्ण से लेकर लक्ष्मी तक उनके चरणों के बराबर भी नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, जो विद्यापति जी थे वो सबसे ज़्यादा जो श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा श्रृंगार रस में अपना काम किया है। तो यहाँ पे जो काम किया गया है, मतलब ये जो काव्य हम पढ़ने वाले हैं, पदावली जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें रूप वर्णन खंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें आपको सौंदर्य का वर्णन मिलेगा पूरी तरीके से। तो कहीं पे राधा का, कहीं पे किसी रानी का, इस तरह से आपको एक नारी का सौंदर्य वर्णन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उसके अलावा कुछ ऐसे भी पद आगे आएंगे कि उनके जो व्याख्या है वो आपको खुद करनी होगी, तो मैं बता दूंगी कौन से ऐसे पद हैं, ठीक है। बाकी चलिए अभी के लिए देखते हैं। व्याख्या देखिए। हे सखी, राधा के रूप की अपार सुंदरता को देखो। यहाँ पे एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, राधा के रूप की अपार सुंदरता को देखो, मतलब जो राधा जी हैं उनकी जो सुंदरता है उसे देखो। ऐसा लग रहा है कि विधाता ने क्षितिज और पृथ्वी के सुंदरतम तत्वों को लेकर इस अपूर्व सौंदर्य को रचा है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा क्षितिज क्या होती है। क्षितिज वो जगह है जहाँ पे मतलब ये माना जाता है धरती और आसमान जहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, वो दूरी वाली इलाका। तो वो जो दूर तक दिखाई देता है जिसका अंत नहीं होता एक तरह से, ठीक है। तो विधाता ने क्षितिज और पृथ्वी
के सुंदरतम तत्वों को लेकर, मतलब दुनिया की सबसे सुंदर जो तत्व हैं उन्हें लेकर इस अपूर्व सौंदर्य को रचा है, मतलब राधा जी को रचा है। ठीक है, आगे देखिए, राधा के प्रत्येक अंग की सुंदरता को देखकर सौंदर्य के देवता कामदेव मूर्छा खाकर व्याकुल हो जाते हैं। यानी कि राधा जी को ये कहा गया है कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि जब उनका अंग देखा जाता है, यानी कि जब उनके शरीर की सुंदरता को देखते हैं तो कामदेव भी बेहोश हो जाते हैं या फिर बेचैन हो जाते हैं और व्याकुल होने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए, करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को मत कर जिस कृष्ण का सौंदर्य बना है, वे भी राधा के अपूर्ण सौंदर्य से मूर्छित होकर पृथ्वी में मध्य में गिर जाते हैं। यानी कि ये कहा जाता है कि करोड़ों कामदेव हैं जिनका सौंदर्य लिया गया, किनका, करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य लिया गया, उसके बाद कृष्ण का निर्माण हुआ। ठीक है, लेकिन जो भगवान कृष्ण हैं वो भी राधा जी के सौंदर्य के सामने क्या है, फीके पड़ जाते हैं, यानी कि मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सुंदरी राधा का रूप इतना आकर्षक और मुग्ध करने वाला है कि उनके चरणों में कितनी ही लक्ष्मी का सौंदर्य न्यौछावर हो जाता है। यानी कि यहाँ कहा गया है कि जो राधा जी हैं उनका जो सौंदर्य है वो इतना आकर्षक है, इतना ज़्यादा अपनी ओर खींचने वाला है कि उनके चरणों में ये मतलब उनके सामने कितनी ही लक्ष्मियों का सौंदर्य भी है वो न्यौछावर है। ठीक है, मतलब वो भी फीका है। कवि विद्यापति कहते हैं कि मेरे मन में यह अभिलाषा उत्पन्न होने लगती है कि वे कमल के समान इन चरणों को अपनी गोद में रखकर दिन रात रखवाली करें। यहाँ पे जो विद्यापति जी हैं वो ये कहते हैं कि मेरे मन में ये इच्छा है कि राधा जी के जो चरण हैं, जो कि इतने कोमल, इतना आकर्षक हैं, तो उनका ये मन है कि जो उनके चरण हैं राधा जी के, उन्हें अपनी गोद में रखें और दिन रात उनकी रखवाली करते रहें या उनकी सेवा करते रहें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विशेष में यहाँ पे जो विशेषता बताई गई है इस पद की, राधा जी का सौंदर्य अतिशयोक्ति वर्णन, यानी कि उनके सौंदर्य का बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति करके वर्णन किया गया है, बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, और कृष्ण का अतियुक्ति वर्णन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, भाषा देखिए, भाषा यहाँ पे मैथिली है, अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्ष अलंकार है, रस सिंगारस का प्रयोग किया गया है, और छंद है पद। ठीक है, क्योंकि ये विद्यापति की पदावली है तो छंद यही रहेगा, पद छंद रहेगा, संदर्भ वही रहेगा, रस भी श्रृंगार रहेगा, चेंज नहीं होगा, भाषा मैथिली रहेगी, यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ अलंकार में बदलाव आएगा। ठीक है, और प्रसंग और व्याख्या में बदलाव आएगा। नेक्स्ट देखिए, शैशव जौवन दुहु मिल गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, वचनक चातुरी नहु नहु हास, धरनीय चान कयल प्रकाश, मुकुर हाथ लय करय सिंगार, सखी पूछई कैसे सूरत बिहार, निर्जन उगस हिरत कत बेगी, बिहुसय अपन पयोधर हेगी, पहिले बदगी संपूर्ण नवरंग, दिन दिन अनंग अगोगल अंग, माधव देखल अपूर्व वाला, सेसव जोवन दुहु एक भेला, विद्यापति कह तुहु अज्ञानी, दुहु एक जोग इही के कह सयानी। यहाँ पे देखिए, संदर्भ वही रहने वाला है आपका, संदर्भ में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, प्रसंग देखिए, प्रसंग में कहा गया है, विद्यापति ने इस पद में नायिका में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को बताया है। ठीक है, यानी कि नायिका में जो समय के साथ परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो उनके बारे में विद्यापति जी ने बताया है। ठीक है, व्याख्या देखिए, बचपन और जवानी दोनों मिल गए, आंखों ने कानों की राह पकड़ ली, बातों में चतुराई आ गई,
हंसी मंद हो गई। चंद्रमा ने धरा को प्रकाशित कर दिया। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि एक तरह से जो वो समय होता है ना, जब बचपन भी नहीं रहता और जवानी भी नहीं आती, किशोर अवस्था की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो किशोर अवस्था की बात की जा रही है, जबकि बातों में थोड़ी सी चतुराई आने लगी है, बचपन की तरह मासूमियत नहीं रही है। ठीक है, और हंसी थोड़ी मंद हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हम बच्चों से थोड़ा अलग मुस्कुराते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा ने धरा को प्रकाशित किया है, तो ये कह रहे हैं कि वो जैसे जैसे बड़ी हो गई उसका सौंदर्य कुछ इस तरह है जैसे कि चंद्रमा ने जो पृथ्वी है उसे प्रकाशित कर दिया हो। ठीक है, आगे देखिए। हाथ में आईना लेकर तगुनी बनाव श्रृंगार रचने लगी। सहेली से पूछना चाहती है, काम के लिए क्या होती है। अकेले में आप ही अपना सीना देखती है, अपने कुछों की ओर देख देख कर आप ही मुस्कुराती है। वे पहले पेड़ की तरह के थे, फिर नारंगी जैसे होने लगे। कान्हाई ने उस अपरूप वाला को देखा। यह अद्भुत है, बचपन और जवानी दोनों इसी में आकर मिले हैं। एक तरह से यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि ये कहा गया है कि जिस तरह से एक महिला का शारीरिक विकास होता है, तो उसके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो अपने बदलावों को देख रही है और उन्हें समझने की कोशिश कर रही है कि ये बहुत अजीब है और बहुत अद्भुत है। ठीक है, आगे देखिए। कवि विद्यापति ने तगुनी से कहा, तुम तो बहुत नादान हो। बचपन और जवानी दोनों एक जगह मिलते हैं तो लड़की सयानी कहलाती है। तो यहाँ पे विद्यापति जी और जो नायिका है या तरुणी है उससे कहते हैं कि तुम बहुत नादान हो। जो किशोर अवस्था होती है, जो कि बचपन और जवानी जहाँ पे मिलते हैं, उस अवस्था को सयानी कहते हैं। यानी उस समय पे जो लड़की है वह सयानी कहलाती है। भाषा देखिए, यहाँ पे मैथिली भाषा का प्रयोग है। अलंकार यहाँ पे अनुप्रास और उपमा है, श्रृंगार रस है और छंद पद है। नेक्स्ट देखिए। खने खन नयन कोन अनुसगई, खने खन बसन धुली तनु भगई, खने खन दसन छटाछट हास, खने खन अधग आगे गहुवास, चौकी चलाए खने खन चलुमंद, मनमत पाठ पहिले अनुबंध, हृदय मुकुल हेगी हेगी थोर, खने आंचग दय खने होए भोर, बाला से सब तारुन भेंट, लाखय ना पागिए जेठ कनेठ, विद्यापति कहे सुनवर कान, तरुणी से शब चिन्हे न जान। यहाँ पे भी देखिए संदर्भ आपका वही रहेगा, संदर्भ में किसी तरीके का बदलाव नहीं है। प्रसंग देखिए। वय संधि की अवस्था में नायिका में शारीरिक और मानसिक द्विविध प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे नायिका जो है बड़ी हो रही है, उसके शरीर में और मानसिक रूप में दोनों तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ नायिका की ऐसी दुहेली स्थितियों की ओर संकेत किया जा रहा है। यानी कि ऐसी जो उसकी दुविधा है, दुहरी स्थिति है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, आगे देखिए व्याख्या। वय संधि की अवस्था में पहुंचकर नायिका के नेत्र क्षण क्षण में कटाक्षपात करने लग गए हैं। कभी अपने शैशव सुलभ असावधानी से उसका वस्त्र जमीन पर धूल में गिर जाता है, फिर जब वह उसे उठाकर अपने वक्षस्थल पर रखती है तो उसका तन धूलि धूसरित हो जाता है। क्षण क्षण में उसके दांतों की छटा उसकी हंसी के साथ बिखर जाती है और क्षण क्षण में वह होठों के आगे वस्त्र करके उसे छिपाने का प्रयास करती है। कभी चौंक कर तीव्र गति से चल पड़ती है, कभी धीरे धीरे चलने लगती है। नायिका को ऐसी क्रियाएं तो उसमें काम प्रवेश की भूमिका मात्र का घोतन करती हैं। किन्हीं क्षणों में वह अपने वक्षों का किंचित मात्र अवलोकन करती है और किन्हीं क्षणों में वह उन्हें अपने आंचल से आवृत कर देती है। क्षण मात्र में
कभी वह आनंद विभोग हो उठती है। उस बाला में शेषव एवं तारुण्य का ऐसा सम्मिलन हो गया है कि उसमें किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं कहा जा सकता। अभिप्राय यह है कि दोनों ही अवस्थाएं एक दूसरे पर अधिकार जताने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए उसमें कभी शैशव के भावों को देखा जाता है और कभी तारुण्य के भावों को देखा जाता है। विद्यापति कहते हैं कि हे कान्हा सुनो, उस नायिका के शरीर में शैशव एवं तारुण्य का ऐसा मेल हो गया है कि वह पहचाने नहीं जाते। अब यहाँ पे जो विद्यापति जी ने पूरे में बात की है, वो पूरे पद में ये कहा है कि जो शैशव और तारुण्य अवस्था, यानी कि वो जो शैशव अवस्था थी, यानी कि वो बचपन से जब जवानी की ओर बढ़ रही थी नायिका, उस समय पे क्या होता है कि बचपन अपनी तरह से हावी है और जो वो बड़ी हो गई है तो उसमें बदलाव आ रहे हैं, तो उसमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के बदलाव आ रहे हैं। बहुत कुछ वो नया करने की कोशिश कर रही है। जैसे क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं वो बच्चे बहुत तेज चीख के भी हंस लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि ऐसे नहीं हंसते हैं, थोड़ा अपनी हंसी को ठीक कीजिए, थोड़ा हल्के हंसिए, शोर मत मचाइए, बहुत तेज मत बोलिए। तो इस तरह से जो बहुत चीज़ें होती हैं वो बहुत सारे उसमें बदलाव आ रहे हैं। तो क्या है कि वो दोनों ही जो समय है वो एक दूसरे पे हावी हो रहे हैं, क्योंकि कभी वो बचपन वाली हरकतें करती है, फिर उसे याद आता है मैं बड़ी होने लगी हूँ, वो अपने आप को संभालती है और उसके बाद फिर उन बचपन की हरकतों को सही करती है। तो ये वाले जो चेंजेस बार बार आ रहे हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा दोनों का मेल हुआ है कि वो पहचानने में ही नहीं आते हैं, दोनों ही हरकतें वो कर रही है नायिका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विशेष, नायिका नव यौवनागम से अंकुरित यौवना मुग्धा है, यानी कि जो नायिका है उस पर नई नई जवानी जो है वो आ रही है, यौवन नया नया आ रहा है। कवि ने मुग्धा अज्ञात यौवना नायिका की मानसिक उथल पुथल का चित्रण कर अपनी प्राकृतिक मनोवैज्ञानिकता का परिचय दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो जब एक लड़की बड़ी हो गई होती है, यौवन अवस्था में आ रही होती है, तो उस समय पे उसके दिमाग में जो भी उथल पुथल होती है, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो बचपन वाली हरकतें भी करता है और उसे समझना होता है कि हम बड़े हो रहे हैं तो हमें कुछ परिवर्तन आ रहे हैं या हमें कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। तो उस वाली दुविधा को जो कवि हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बताया है और इसमें उनकी प्राकृतिक मनोवैज्ञानिकता हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, भाषा देखिए, भाषा है यहाँ पे मैथिली, अलंकार है अनुप्रास, रूपक, औगस है श्रृंगार और छंद है पद। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।